अंग्रेजों की संरक्षण में बनने वाला मुगल शासक वो शाह आलम द्वितीय है। कौन है? शाह आलम। अब हेडिंग डाल दो अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837। अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। देखो राम मोहन राय, पहले सिर्फ राम मोहन राय थे, क्या थे? राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? तभी बन गए राजा राम मोहन राय। क्या हो गया? यही एक महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी कभी पूछ लेता है वनडे में। बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह द्वितीय जफर बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1858 है ना। 1857 की क्रांति इसी के समय हुई है ना। लिख दो 1857 की क्रांति। इसे रंगून म्यांमार कहाँ निर्वासित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। रंगून म्यांमार निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इसकी मृत्यु। जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसका जफर नाम तो पड़ा ना, जफर। तो इसका जो जफर नाम है ये क्या करता था? शायरी करता था। क्या करता था? नज़्में लिखता था। नज़्में, क्या नज़्में भी बोलते हैं शायरी को। नज़्में लिखता था, एक शायरी और नज़्में लिखता था। इसकी एक बहुत प्रसिद्ध नज़्म थी, उसको आप लोग लिखो। उस समय के हिसाब से, अब आजकल तो ये सब कोई मतलब नहीं। प्रसिद्ध नज़्म थी, ना किसी की आंखों का नूर हो, ना किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम ना आ सका, जो किसी के काम ना आ सका। मैं वो बुझता हुआ चिराग, बुझता हुआ चिराग। ये इनकी प्रसिद्ध नज़्म है। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी नज़्म थी, है ना। आजकल तो सभी लोग सुना रहे हैं तरह तरह, लेकिन उस समय के हिसाब से बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने लिखा हुआ है। बहादुर शाह द्वितीय जफर की नज़्म है। ये आपका उत्तर मुगल काल खत्म हुआ।
खत्म। यहाँ से पूछना होगा तो इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी है ना। बॉयज एक बार आंसर दे दें, गर्ल्स एक बार आंसर दें, ठीक है। इस टाइप से कंपटीशन मान ली जा रही है, ठीक है। सबसे पहले गर्ल्स हो जाता है। बहादुर शाह का मूल नाम क्या था? गर्ल्स मुअज्जम। चलिए भाई, मुगल साम्राज्य में राजगद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन? सबसे वृद्ध शासक, इसमें हमने चर्चा नहीं करी है ना। बहादुर शाह प्रथम। कौन सा? बहादुर शाह। 65 वर्ष की आयु। कितने वर्ष की आयु बैठा था? 65 वर्ष की आयु। तो कॉपी होती है तो बढ़िया रहता है। प्रश्न ये भी लिख लेना, इसको हमने लिखवाया नहीं। बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने की? बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ देगा। गुरु गोविंद सिंह ने जो है बहादुर शाह की सहायता। चलिए, सिखों ने अपने किसके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था? जी क्या बोला गया? याद है? क्या बोला गया सर, फिर से बोलिए। सिखों ने किसके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था? सिख नेता बताता है। और उसी के समय जो था वही है बंदा बहादुर। आपको पता है कि फर्रुखसियर ने पकड़ के इसको हत्या करवा दी थी। फर्रुखसियर ये सच्चा बादशाह किस सिख ने अपने आप को घोषित किया था? सच्चा बादशाह वही था बंदा बहादुर। कौन था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर पूछ लेगा कभी कभी, इसको डाल देना। जुल्फिकार खान के हाथों में शासन की पूरी बागडोर थी किस मुगल सम्राट के समय? बॉय जुल्फिकार खान। जहांदार साहब जी। जहांदार साहब। ये और ये हम सच्चाई नहीं पा रहे हैं। जहांदार साहब ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, पता है? मिर्जा राजा जय सिंह। इसको जय सिंह। तो ये वाला पॉइंट डाल दीजिएगा जहांदार साहब। किसमें? जहांदार साहब ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जय सिंह। इसको जय सिंह। जय सिंह राजा जय सिंह। ये तो आप लोग जानते हैं। हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। चलिए तो किस नाम से? एक और बात ठीक है क्या? शासक निर्माता थे। शासक निर्माता यही कर रहे थे। कंपनी को मैग्ना कार्टा किस शासक ने दिया? फर्रुखसियर। किसने दिया था? फर्रुखसियर। महत्वपूर्ण है। इसमें एक प्रश्न और इन लोगों ने पूछ दिया है, सबसे कम समय तक शासक बनने वाला रबीउल दज्जाल। कौन था? रबीउल। हमको आज हमने कुछ प्रश्न जो है देखिए आप लोग की मोबाइल में डलवा देंगे। 10 डाला किसी ने करंट वरेंट कुछ आप ग्रुप ने नहीं डाला, बनाओ भाई, वो प्रोसेस शुरू करो, ठीक है ना। आलस मत करो, प्रोसेस शुरू करिए। रोज रोज डालिए, 20 डालो, 10 डालो, कितना डालो? 10 बनाइए करंट अफेयर्स। और रोज वो 10 जो पढ़ेंगे ना ग्रुप में, सब पढ़ना है जिसने डाला है। तो वो तैयारी उससे होगी, तुम्हारे 10 लिखने से नहीं होगी। तैयारी होगी किससे? जब आप सभी आपस में पढ़ लेंगे। समझ रहे हो? शुरू करो। अब डाल दीजिए यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। चैप्टर दूसरा है यूरोपीय कंपनियों
का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। सबसे पहले कौन सी आई थी याद है? पुर्तगाली है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आ गई। पुर्तगाली, ठीक है। फिर मालूम है कौन आए थे? फिर अंग्रेज आए थे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज। फिर कौन आए थे? फिर आए थे डच, फिर डेनिस, फिर डेनिस आए थे। डेनिस, जी डेनिस, जी डेनिस। फिर इसके बाद फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश, स्वीडिश। कौन आए थे? स्वीडिश। स्वीडिश। ये कितने में आए? 1498 98 98 मान लो। 1600 अंग्रेज 1600 1600 ईस्वी। जी डच 1602 1602 ईस्वी। फिर कौन है? ये नहीं पता। 1605 1664 ईस्वी। 1731 1731 है ना? 1731। ये याद करना हो तो एक फॉर्मूला लिख लेना। पुत्र अडा डैड फसा। ये थोड़ा ध्यान भी रहे। देखो, पुत्र अड़ा डैड फसा। ये डैड पुत्र की कहानी याद हो गई। देख लो ध्यान से। पुत्र अड़ा, पुत्र अड़ा डैड फसा। याद रहेगा? नहीं रहे? नहीं तो छोटी सी लगती, खत्म हो जाता है मामला। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो भूलोगे नहीं। देखो, मध्यकाल में क्या था? मैं चलो ठीक है, ग्लोब ही थोड़ा बनाना पड़ेगा। लिख लो थोड़ा सा चाल है। देखो, मध्यकाल में लिख लो, मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले, मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। क्या थे? समुद्री मार्ग। वैसे तो हम उत्तरी पश्चिम का है, क्योंकि यूरोप क्या है, उत्तर की तरफ दिखाई देगा डायरेक्शन, है ना? उत्तरी पश्चिम का है, लोगों ने पश्चिमी लिख दिया है, जहाँ से हमें पॉइंट उठा है। ये उत्तरी पश्चिमी कहा जाता है। देखो, एक था, मतलब एक मार्ग कौन सा था? सुन लीजिए, फारस की खाड़ी से। कहाँ से था? तो एक था लाल सागर होते हुए। कहाँ से? लाल सागर होते हुए। लाल सागर होते हुए जानते हो? अब उस समय तो स्वेज नहर थी नहीं। स्वेज नहर कब बनी? 1869 कब बनी? स्वेज नहर कौन सी नहर? 1869 ईस्वी में बनी स्वेज नहर। तब स्वेज नहर नहीं हुआ करती है ना?
तो जब ये रेड सी से जाते थे लाल सागर से, तो मिस्र इनका अड्डा हुआ। क्या मिस्र में एक केंद्र था जो पूरा डोमिनेट करता था। मिस्र कौन करता था? मिस्र से होकर के लोग भूमध्य सागर होते हुए इटली और यूरोप के देश को गए है ना। देखो उसमें दिखाई दे रहा है, एक तो अरब सागर होते हुए देखो ऊपर वाला जो कट लगा है वो देखो पेनिनसुलर दिखाई दे रहा है आपको, अरब का पेनिनसुलर यानी कि ट्राइड। देखो दिख रहा है सबको, पीला वाला भारत से अरब सागर में आइए, देखो पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है। पीला वाले भाग के ऊपर जो कट लगा है वो फारस की खाड़ी है। पीले वाले भाग के ऊपर जो लगा है वो फारस की खाड़ी है। नीचे जो देखो अफ्रीका उसके बीच में दिखाई दे रहा है जी, वो रेड सी है। क्या है? रेड सी। लाल सागर नहर नहीं थी, तो मिस्र का ही पूरा जो है उसमें वो रहता था अधिकार। ठीक है, तो दो समुद्री मार्ग थे। कितने समुद्री मार्ग थे? हुआ क्या, देखो ये भारत का पूरा व्यापार जो था ये यहीं से चलता था। यहाँ से निकल जाते थे फारस की खाड़ी से, इधर होते हुए यूरोप के देश इटली प्रमुख भूमिका निभाता है। इधर से ये अब हुआ क्या, देखो बताया पहली बात तो अरबों ने क्या किया था, भारत में आक्रमण किया था, सिंध वाले क्षेत्र में कर लिया कब्जा। किसने? अरब लोगों ने जी। अरबों का कब्जा हो गया। जब अरबों का कब्जा नहीं था तो वहां इटली का कब्जा था। किसका? इटली पूरे उसको करता था। अब यहाँ इस तरह आप देख रहे हो यूरोप में स्पेन है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, ये सब इनको दिक्कत होने लग गई। इनको जब इनको दिक्कत होने लग गई तब इन्होंने सोचा कि यार अब कुछ नए मार्ग खोले जाए, क्योंकि यहाँ तो इटली का है, उधर अरब वाले परेशान कर रहे हैं, लूट ले रहे हैं, है ना। एक थरवाल भी है, आपने सुना होगा, ये खैबर बोलन, ये दर्रे हैं सब, इसमें हिमालय में, इसमें पासिस बोलते हैं ना, ये इस थरवाल था यूरोप मध्य एशिया जाने के लिए पाकिस्तान से होते हुए। ये थरवाल था, ये दो समुद्री मार्ग थे। क्या थे? समुद्री मार्ग। ठीक है, अब शुरू हो गया ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब लोग सोचने लगे पूरब के साथ हमें व्यापार करना है, बहुत लाभ है, तो समुद्री मार्गों की खोज करने लग गए, समुद्री मार्गों की खोज करने लग गए। लिखो आगे थोड़ा, लिखो फिर समझा दें। दो समुद्री मार्ग थे। नंबर 1 फारस की खाड़ी वाला मार्ग, लिख लो फारस की खाड़ी वाला मार्ग। नंबर 2 लाल सागर वाला मार्ग, फारस की खाड़ी वाला मार्ग। और नंबर 2 लाल सागर वाला मार्ग। एक पॉइंट और लिख दो महत्वपूर्ण है, ज्यादा व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था। ज्यादा व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था। ज्यादा व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था। क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग 2 कारणों से कठिन था। क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग 2 कारणों से कठिन था। क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग 2 कारणों से कठिन था। नंबर 1, मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था। मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था। मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था। क्या पड़ता था? मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था। नंबर 2, ये मार्ग चट्टानी भी था। क्या था? चट्टानें बहुत थी इस मार्ग में। समुद्र के बीच की बात कर रहे हैं, अब पता लगा पानी के बीच में नीचे कोई चट्टान है और नाव जब टकरा जाए उससे, है ना, चट्टानी मार्ग चट्टानी। अगला पॉइंट है, यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था।
यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, जिसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। जिसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो। 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तथा ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तथा ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की तथा ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। तथा ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। बात में आपने अंग्रेजों के समय कहानी खिलाफत आंदोलन वगैरह सुना होगा, है ना। जब अंग्रेजों ने क्या किया, उसकी दुनिया उसको जो खलीफा था उसको मान्यता देने से इनकार कर दिया। कहानी सुने होगा, बाद में खिलाफत आंदोलन भारत में इसीलिए किया गया था ना, वो बताएंगे बाद में, छोटी सी कहानी है। हाँ देखो क्या हो गया, कुस्तुनतुनिया को ऑटोमन साम्राज्य बना दिया। क्या बना दिया? तथा फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। तथा फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इसी गिर रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं। देखो कितने नोट हैं, लोग पास भी गिरा रहे हैं सब। तथा फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर क्या कर दिया? नियंत्रण कर दिया। अब और दिक्कत हो गई लोग पर, अब और दिक्कत हो गई। यहाँ तुर्कों ने कर लिया, ठीक है, अब और दिक्कत हो गई इनको। एक और पॉइंट लिखो। देखो पहले तो हम लोग मार्ग समझ रहे, क्योंकि आजकल ये वाला जो मार्ग है ना, बहुत लोग यूट्यूब में उल्टा सीधा बता दे रहे हैं। कहाँ से आया था? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था? अमेरिका का था। नहीं सर, अमेरिका खोज की थी। अमेरिका ही खोज किया था। स्पेन का था। स्पेन। ध्यान रखना इस बात को। ये दोनों बगल के देश हैं, पुर्तगाल और स्पेन जी, है ना जी। अगर देखें तो पश्चिमी जो है अटलांटिक उसमें पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये तो मान लीजिए हो गया अफ्रीका। क्या हो गया? ऐसे मान लो, ऐसे मान लो ये तो हो गया अफ्रीका। यहाँ देख रहे हो पुर्तगाल वाला एरिया, स्पेन वाला एरिया, यहाँ मेडागास्कर द्वीप है। क्या है? मेडागास्कर द्वीप है। यहाँ मोजाम्बिक देश है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का कहाँ था? तो ये ऐसे 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 चला। कैसे? तो पहले बताए बहन किया था ये ऐसे ऐसे, और कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से दिखा देते हैं बात, है ना, और यहाँ ले आ ही नहीं, किनारे किनारे किया ऐसे मोजाम्बिक होते हुए। और इस तरीके से यहाँ पे इंडिया है ना, तो ये ऐसे मुड़ गया। कैसे? ऐसे मुड़ गया और कहाँ पहुंचा था? कालीकट।
कालीकट कहाँ पहुंच गया, कालीकट। अब देखो लौटा भी वही है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, लेकिन इस बार यहाँ की तरफ मुड़ गया तो यहाँ भी पहुंच गया। ये जो है ना मेडागास्कर, यहाँ भी पहुंच गया, लेकिन दूसरी बार उसने ऐसा मार्ग अपनाया एकदम किनारे 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 किनारे, यहाँ से वो जमीन देखता हुआ वापस लौट गया। भाई स्वाभाविक बात है, पहली बार आएगा कोई आदमी तो उतना अच्छा नहीं वापस जा पाएगा, लेकिन दूसरी बार वो बहुत अच्छे से वापस किया। तो ये मेडागास्कर है, इसके बीच से गया है, बहुत सारे लोग यहाँ से रास्ता दिखा देते हैं। मेडागास्कर और अफ्रीका उसने किनारा नहीं छोड़ा, स्वाभाविक बात है, लैंड दिखती रहे। पहली बार बहक गया हो तो पीछे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया। अच्छा यही कोलंबस के साथ था, किसके साथ, तब तक पता चल गया था कि पृथ्वी गोल है। अगर किसी भी दिशा से जाओगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहाँ ये कन्फर्म हो चुका था दिमाग में मानव के कि पृथ्वी गोल है। अगर एक दिशा की तरफ हम चल रहे हैं तो हम घूमते 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 उसी जगह आ जाएंगे। इससे सोचा कि क्यों ना फिर हम ऐसे चले, ऐसे पहुंचते पहुंचते अमेरिका पहुंच गए। खोज शब्द ठीक नहीं है, खोज शब्द ठीक नहीं है, बस ये समझ लो कि यूरोपियों का दूसरी दुनिया से संबंध है ना। अरे भाई व्यापार तो पहले भी भारत से हो रहा था ना, मध्य एशिया में हो रहा था, यूरोप में हो रहा था, इटली तो जा ही रहे थे, इटली क्या यूरोपीय देश ही तो है। लेकिन ये कहो कि इन लोगों ने नए मार्गों की खोज करी, किसकी खोज करी, नए मार्गों की खोज करी, है ना। तो जैसे था ये द प्रिंस द नेविगेटर ना, पुर्तगाल का कोई शासक, उसने पूरा पूरा जल सेना पे ही काम किया था। किसमें काम किया था, जल मार्गों की ही खोज के लिए उसने सब टीमें लगा रखी थी, है ना। ये वाला मार्ग था। यहाँ पे पता है इसको बोलते हैं आशा अंतरीप, क्या बोलते हैं। एक शहर सुना होगा आपने, साउथ अफ्रीका देश है यहाँ, कैप टाउन। जी सर। जोहान्सबर्ग जी। ये इसलिए हम बता रहे हैं, जिन लोगों को क्रिकेट से थोड़ा सा लगाव है तो यहाँ बहुत ट्रैक है, यहाँ के बहुत फास्ट है ना, बहुत तेज नीचे मारी जाती है कैप टाउन की और जोहान्सबर्ग ना। तो अफ्रीका में जब भी मैच होते हैं तो जोहान्सबर्ग में भी होते हैं और कैप टाउन में भी होते हैं। ये जो कैप टाउन है, ये जो कैप टाउन है, इसी को कहा गया है उत्तमाशा अंतरीप। क्या कहा गया है, उत्तमाशा अंतरीप। क्या कहा गया है, उत्तमाशा। और इसका हिंदी में अंग्रेजी देख लो, कैप ऑफ गुड होप। ये शब्द आपने किताबों में पढ़े होंगे, कैप ऑफ गुड होप। देखो ना, उत्तम प्लस आशा, इससे बना है उत्तम प्लस आशा। उत्तम प्लस गुड होप का मतलब क्या हुआ, आशा। होप का मतलब क्या हुआ, आशा। उत्तम का मतलब गुड, तभी तो उसको उत्तमाशा अंतरीप कहा गया। क्या कहा गया, अंतरीप जानते हो क्या है, देखो अंग्रेजी में कह दिया गया कैप। क्या कह दिया गया, कैप। तो जब कोई स्थल खंड टोपी जैसा ऐसे आकार बना दे जल के अंदर, इसके अंदर जैसे यहाँ जल भरा है, क्या हो रहा है, जब ये छोटी संरचना कैप जैसी, कैसी, कैप जैसी, मक्खी कैप होती, मक्खी कैप होती है ऐसे। तो कैप जैसी संरचना, मान लो कोई स्थल खंड है, वो कैप जैसी संरचना में पानी के अंदर घुस गया, तो उसको कैप कहेंगे या हिंदी में कहेंगे अंतरीप। क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे अंतरीप। क्या कहेंगे, अंतरीप। ये भारत में जो है ना, कन्याकुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी ये भी अंतरीप है। क्या है, ये भी देखो तिकोना ऐसे भाग बुझ जाता है ना इंडिया का भी, इसको भी बोलते हैं कन्याकुमारी अंतरीप। क्या बोलते हैं, कैप ऑफ कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं, कैप ऑफ। तीन शब्द हैं, इन शब्दों को जान लो कि भाई एक है अंतरीप। क्या है, अंतरीप। क्या है, अंतरीप। इसको
इंग्लिश में अगर देखें तो क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीक, अंतरीक, है ना। जैसे गुजरात में बहुत सारे क्रीक हैं, सर क्रीक सुना था तो अच्छा लगेगा। ये दोनों चीजें अपोजिट है। क्या है? ये है कैप, अंतरीक। ये क्या है? इसका कॉन्सेप्ट उल्टा है। अगर तिकोने भाग में पानी अंदर चला जाए, क्या चला जाए? देखो ध्यान से, गुजरात में क्या देखते हो आप? ऐसे कटे भाग बहुत है। ये जो देख रहे हो ना, ऐसे अंदर बहुत सारे भाग हैं कटे कटे। तो तिकोने भाग में अगर पानी अंदर चला जाए, क्या चला जाए? पानी। एक क्रीक है। ये क्या है? क्रीक है। क्या है? एक क्रीक है। लेकिन ये अंतरीक है। क्या है? कैप है। ये क्या है? और क्रीक में है पानी अंदर चला जाएगा। जैसे ना सर क्रीक, और भी तमाम क्रीक है, नाम लो राज क्रीक, राजहर क्रीक। देखो गुजरात में एक दो नाम तुम्हें आती है, राजहर क्रीक। पहले आपको पता है कि भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है राजहर क्रीक। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थान किसको माना जाता है? पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो अगर भारत के सुदूरतम बिंदुओं की बात करें तो एक नाम आपने पढ़ा होगा बलांगीर, अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन अब बलांगीर की जगह आ गया है कीविथु। जी सर। कौन सा आ गया है? कीविथु। अभी एक नाम आ गया था कीविथु का, यहाँ पे कोई सैन्य अड्डा कुछ बनाया जा रहा है। अभी आया था। कीविथु माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे सुदूर गांव अरुणाचल प्रदेश का। ये भी कहाँ पर है? तो पश्चिमी माना जाता है राजहर क्रीक। गौर माता ना, रुको, राजहर क्रीक क्या माना जाता है? यहीं पे गौर माता या गौहर माता है ना, गौर मोता या गौहर मोता कहीं नहीं लिखा है ना, इसको माना जाता है। एक राजहर क्रीक में ही है किनारे, है ना। गौहर मोता या गौर मोता राजहर क्रीक के नहीं किनारे पर स्थित है। किनारे पर तो चाहे राजहर क्रीक आ जाए और चाहे गौहर मोता आ जाए। आप समझ रहे हो? तो क्रीक का मतलब है जब पानी तिकोने संरचना के अंदर घुस जाए तो क्रीक है। वो क्या है? लेकिन जब कैप बनेगा, लैंड घुस जाए तो क्रीक है। और जब बड़ी संरचना कोई हो, जैसे इंडिया का दक्षिण वाला भाग, ये वाला, ये प्रायद्वीप है। क्या है ये? पेनिनसुलर। तो देखो ये बड़ी संरचना है तो तिकोनी ही और पानी में घुसी है। ये छोटी संरचना पानी में घुसी है। ये है कैप। ये है कैप। और देखो ध्यान से, ऐसी संरचना जो अंदर है ये है क्रीक। क्या है? क्रीक। आप बना लीजिए। ये है क्रीक, ये है कैप और ये है पेनिनसुलर, प्रायद्वीप है जैसा कैप जैसा ही, लेकिन बड़ा है। कैसा है? बड़ा। ये है पेनिनसुलर, ये अंदर जो पानी घुसा है ये है क्रीक और ये है अंतरीक। क्या है? अंतरीक यानी कैप। अंग्रेजी में आप सुना कैप, क्रीक, पेनिनसुलर, है ना। कैप, क्रीक और पेनिनसुलर। कैप, क्रीक और पेनिनसुलर। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना चाहिए। पेनिनसुलर भी, प्रायद्वीप भी तीन तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए। तीन ओर से पानी से घिरा होना चाहिए। एक तो यहाँ आपने ये प्रायद्वीप सुना, भारत का प्रायद्वीप, दक्षिण प्रायद्वीप। एक आपने अरब का प्रायद्वीप सुना। अरब जो प्रायद्वीप है वो भी तीन तरफ से पानी से घिरा है। अरब सागर, भारत की खाड़ी, लाल सागर। कौन सा? लाल सागर, रेड सी है ना, वो भी प्रायद्वीप है अरब का। किसका? अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जानो। कैप टाउन का नाम कैसे पड़ा? देखो ये जो टाउन है ये कैप में है। किसमें है? कैप में है। तभी कैप टाउन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कैप टाउन जो शहर है वो कैप में है। किसमें है? अंतरीक में है।
इसको आशा अंतरित क्यों कहा? इसने व्यापार की आशा जगा दी। कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ एक ऐसा कैप जिसने गुड होप जगा दी, उत्तम आशा जगा दी। क्या जगा दी? इसकी भारत और ये दक्षिण एशिया के देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार की आशा जगा दी। क्या जगा दी? इसलिए कैप ऑफ गुड होप कहा गया। इसको क्या कहा गया? कैप ऑफ गुड होप। अब देखो क्या है, गाइड में पढ़ लोगे, दूसरे में पढ़ लोगे, लेकिन क्या ऐसे ऐसे समझ पाओगे? इसीलिए याद नहीं रहता। इसीलिए अब आप रटने की कोशिश करो जरा, क्या उसमें लिखा था, आज तक लिखा है, लेकिन आपका ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं था। तो कितना रटो तुम बिना समझे, वो रटाएगा ही नहीं। कैसे रटे बताओ? तो अब जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप याद आया कि हाँ यार कैप टाउन, ऐसा कोई भी टाउन जो कैप में स्थित होगा वो कैप टाउन ही है, तो कैप टाउन ही है। उसका नाम ही रख दिया कैप टाउन। क्या रख दिया? प्रॉपर नाउन हो गया उसका, कैप टाउन नाम ही रख दिया। जबकि कैप टाउन का मतलब है ऐसा टाउन जो किसी अंतरिक्ष में हो। तो यहाँ जब ये आए भाई साहब, तो इनको यहाँ गुड होप दिखी कि भैया यहीं से मुड़ना है, अब हम पहुंच जाएंगे एशिया और एशिया पूर्व, मतलब एशिया ईस्ट के देशों के साथ, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये पूरा व्यापार जो है ना। इसीलिए यूरोपियंस को बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने पूरे विश्व को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयास किए। जियोग्राफिकल कंडीशंस जिनकी कठिन होती हैं तो खोज भी वही लोग करते हैं, जिनकी कंडीशंस अच्छी होती हैं तो वो ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए भारत के लोग थोड़ा आलसी माने जाते हैं, क्योंकि रहने खाने पीने की सुविधाएं यहाँ इजीली मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती है। एक बार बाबर से पूछा किसी ने कि शुरुआत में जब आप आए थे तो बड़ा एक्टिव रहते थे, दो लोगों को अपने जो है हाथों में फंसा करके दीवार पर दौड़ जाते थे आप, दीवारों पर, पतली दीवार पर दौड़ जाता था, दो लोग को ऐसे उठा के। बोले अब क्यों बड़ा शांत से लेटे रहते हैं? तो उन लोग ने जवाब दिया, भारत की जलवायु ही कुछ ऐसी है कि यहाँ आराम पसंद आदमी हो जाता है। शुरू में आता है तो बड़ा फुर्तीला रहता है, यहाँ आके आराम से, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। खाने पीने रहने की सारी सुविधा है, सारे मौसम है। एक मौसम अभी गर्मी का है, शिमला बन लो, ज़्यादा पैसे से कमाल हो गए, एक गड्ढा बना लो पहाड़ियों में, मंसूरी बना लो, शिमला में बना लो, गर्मियों की छुट्टी भाग गए वहाँ क्यों नहीं? सर्दी ज़्यादा पड़ रही, भाग जाओ समुद्र किनारे वाले किसी जगह, समुद्र के किनारे सब तापमान रहता है, समुद्र जहाँ मिलता है इस तरह से वहाँ तापमान हमेशा बराबर रहेगा, कहीं कम ज़्यादा नहीं होगा, लगभग बराबर रहेगा। तो भाग जाओ मुंबई, गोवा भाग जाओ, जहाँ भी समुद्र है, तो ठंडी से बच जाओगे, किससे बच जाओगे? और इतनी सर्दी भी भारत में नहीं पड़ती कि हम उसको असहनीय मान लें, समझ रहे हो? सियाचिन ग्लेशियर वगैरह है, वहाँ सर्दी है, वहाँ सर्दी है, माइनस में हमें लग रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान 40 से 50 डिग्री तक चला जाता है, 40 माइनस में चला जाता है, 40-45 है ना, वो सर्दी है। लेकिन ग्लेशियर तो हाई एल्टीट्यूड में है, इसलिए ऐसा है। तो हर प्रकार की चीज़ें भारत में उपलब्ध है, इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहा गया ना, सब कॉन्टिनेंट है ना। और एक गुजरात से पॉइंट देखो, भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में, भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी थे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी थे, पुर्तगाली अग्रणी थे। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर, यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर, प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, हेनरी ही था, द नेविगेटर को कह दिया गया। नेविगेटर का मतलब
नाविक, क्या क्या दिया गया? नाविक। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला पॉइंट है 1486 ईस्वी में 1486 ईस्वी में पुर्तगाली बार्थलोमियो डेज, देखो कहीं कहीं किताबें इसको बार्थोलोमो डियाज भी लिख देती है, बार्थोलोमो डियाज ऐसे भी लिख दिया गया है, बार्थोलोमो डियाज 1486 ईस्वी में। कब? 1486 ईस्वी में बार्थलोमियो डेज ने अफ्रीका स्थित अफ्रीका का मतलब यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, देश से नहीं। अफ्रीका स्थित उत्तमाशा अंतरी कैप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिक्ष खोज निकाला। इसका मतलब है कि वास्को डी गामा से पहले किसने खोज दिया था? बार्थोलोमियो ने। किसने? ये यहाँ तक आके लौट गया, ये जो है यहाँ तक आके वापस लौट गया, लेकिन इसको पता चल गया था यार यहाँ पर मामला है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। पूरा पता चल गया कि अफ्रीका महाद्वीप यहाँ तक है। ये काम इतना आसान नहीं जितना हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी आप ही से कहते हैं यार नाव लेके कूद जाओ समुद्र, अभी कहते हैं इतनी जानकारी हो गई, मानो कूद जाओ डर लगेगा, क्योंकि हम मैदान में रहने वाले लोग हैं। समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं वो नहीं डरते, गंगा यमुना किनारे जो लोग बसते हैं खेती करते हैं वो कूद जाते हैं, नहीं डरते, क्योंकि वो उनके रोज का काम है। क्या है? लेकिन अभी हम लोग को कोई कहते हैं नदी में कूद जाओ, पानी जब बरसात में भरा हो, हिम्मत नहीं है, नाविक लोग कूद जाएंगे। जो लोग नदी किनारे खेती बाड़ी करते हैं केवल लोग, उनका यही काम है, पानी से प्रेम है, डर नहीं लगता उनको डर, लेकिन मैदान में रहने वाले व्यक्ति डरते हैं। बात समझ रहे हो? ऐसे समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं समुद्र में घुसते हैं, उससे लौटते हैं। तो यहाँ बार्थोलोमो डियाज जो था, अच्छा क्यों, क्या कारण है? स्पेन, ब्रिटेन, ये सब समुद्र से घिरे हुए देश है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल। तो स्वाभाविक बात थी कि उनको ढूंढना मजबूरी थी कि समुद्र के उस पार है क्या, कि तो पानी दिखाई दे रहा है, तो कोई ना कोई तो हिम्मत कर ही देगा कि चलो अब चलते हैं, अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे थे समुद्र है, मछली इसकी मिल जाएगी, मछली पकड़ के खाया जाएगा, पानी नहीं है पी लिया जाएगा, उबाल गरम करके, कैसे गरम करके शुद्ध करके पिया जाएगा उसको किसी तरीके से। आप समझ रहे हो? तो बार्थोलोमियो डियाज पहले घूम गया, फिर वापस लौट गया, तब जाके वास्को डी गामा को देखो 1486 में, तब तो वो आ रहा है 1498 में। हाँ दे देते होंगे 1486-87 दे देते हैं, उसको ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न जब आएगा तो देखना, उसको समझना होगी, है ना? 1487 भी लिख देते हैं। तो ये पहले पता कर लिया था, तब बाद में वास्को डी गामा आया। एक दो पॉइंट और लिखो। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला। भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन अमेरिका पहुंच गया। भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन अमेरिका पहुंच गया।
उसका अनुमान ही यही था। हमने बताया कि पता चल चुका था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, इसलिए उसने कहा कि अगर हम इस दिशा से जाए तो भी पहुंच जाएंगे, तो भी पहुंच जाता, अमेरिका पार करके प्रशांत महासागर को घूम ले तो आ जाएगा इंडिया। लेकिन उसको अमेरिका जैसे बड़ा लैंड दिखा, ये भी खोज थी। खोज का मतलब यूरोपीय देशों से कनेक्टिविटी, जिन्होंने विश्व भ्रमण करने में रुचि दिखाई। भाई अमेरिका वाले ब्रिटिश ही है, तो आपसे स्वतंत्र संघर्ष हुआ था। अगर देखें तो पूरा अमेरिका भी कब्जा ब्रिटेन ने किया था, ब्रिटेन के ही लोग वहाँ रहने लगे थे, खुद से ही स्वतंत्रता पाई। जैसे पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से ही तो उसने सहायता स्वतंत्रता ली है, तो दोनों पूर्वी पाकिस्तान के से पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया। ऐसे अमेरिका जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा है तो अपने ही लोगों से लड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो यूरोप में जो लोग रह रहे हैं ब्रिटेन वाले, ये ज्यादा फायदे रहते थे, ये ज्यादा फायदे रहते थे, ये मेन लोग थे। उन्होंने कहा यार तुम्हें क्यों फायदा है, तो आपको क्यों फायदा है? पता लगे कहीं से व्यापार कर रहा है, अमेरिका आ रहा है, टैक्स जा रहा है कहाँ, ब्रिटेन। तो फिर ये लोगों ने कहा भाई हम लोग अपना अलग कर लें, क्या दिक्कत है, क्योंकि दूर ही था। और कई जगह ब्रिटेन फंस गया, कई जगह फंस गया, इंडिया फंस गया, अफ्रीका में फंस गया, अमेरिका में फंस गया, तो धीरे धीरे सब सुपर होते चले गए, है ना। एक और पॉइंट देखो, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरिक्ष मार्ग से भारत पहुंचा। एक और पॉइंट इसी बढ़ जाएगा। देखो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरिक्ष होते हुए, उत्तमासा अंतरिक्ष होते हुए उत्तमासा अंतरिक्ष होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे लगभग, है ना, किनारे किनारे मेडागास्कर द्वीप के अंदर से होते हुए, मेडागास्कर द्वीप के अंदर से होते हुए कालीकट केरल पहुंचा, है ना, भारत में कालीकट केरल पहुंचा। ये मार्ग ध्यान रखिएगा, चित्र इसलिए बनाया है। थोड़ा जब आइएगा